सूर न देखे टीपणों, सूर न देखे टीपणों, स्वपन न देखे वीर। मन से जो तू ठान ले तो तू ही महावीर, तो तू ही महावीर। अगर टीपना देखते बैठे होते तो आज महावीर जी आपके हाथ में नहीं होता। सपने देखते सो रहे होते तो आज अभ्रंश अकादमी की स्थापना नहीं होती। और केवल सोच रहे होते तो इस विशाल संघ का सानिध्य भी आपको नहीं मिल पा रहा होता। आप कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ हो रहा है। जो सूरवीर होते हैं वो टीपना देखते नहीं बैठते हैं कि कुंडली क्या है और मुहूर्त कब है। जब मौका मिला तब काम करो, करोगे तो होगा, ना करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक समय वो था कि जब लोगों को खबर ही नहीं थी कि क्या प्राकृत भाषा, क्या अभ्रंश भाषा, क्या जैन धर्म और क्या जैन तीर्थ। लेकिन फिर भी उन पुरोधाओं को, उन पुरखों को धन्यवाद दो। राजमल कासलीवाल, रामचंद्र जी का नाम सुन रहे थे आप, तो हमको एक दिन नरेश जी सेठी बता रहे थे, राजमल कासलीवाल बोले सुभाष चंद्र बोस के निजी डॉक्टर रहे थे, वो इनके परिवार के पुरखे थे। और मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया तो धर्म के लिए भी काम करते रहे। यानी इस मानव पर्याय को पाकर के जो कुछ हमने धर्म के लिए अर्पित किया, समाज के लिए किया, आत्मशुद्धि के लिए किया, वो हमारा, बाकी सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। आज श्री महावीर जी का कार्यक्रम विश्व के मानस पटल पर है। आज अपभ्रंश अकादमी का यह प्रोग्राम, जो कि मुख्यमंत्री इसमें आने वाले थे, फिर अमुक मंत्री की बात आई, तमुक मंत्री की बात आई, ठीक ढंग से अपन दखल नहीं दे पाए। और नहीं तो विश्व की पहली अपभ्रंश अकादमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए। संस्था का आकार मत देखिए, उसके जज्बे को देखिए, उसकी सोच को देखिए। जो चीज आज से वर्षों पहले जैसे डूब गई है, उसको जीवंत करने की कोशिश की। और कमलचंद जी सोगानी तो कितने सालों से इसी पर डटे हुए हैं। फिर उनके पीछे एक पीढ़ी तैयार हो गई। प्राकृत के क्षेत्र में प्रेम सुमन जी, शीतल चंद जी, उदय चंद जी, कई सारे विद्वान आगे आए। तो इन भाषाओं को, इन लिपियों को जिंदा रखना भी जरूरी है। एक बहुत अद्भुत अनूठा ये कार्यक्रम है। विद्वत गोष्ठी का प्रथम सत्र है, उद्घाटन सत्र है। और आप देखिए, जीवन का सौभाग्य कि आप केवल विद्वत गोष्ठी का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, जहां अनेक विद्वान रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वो बन करके निकलेंगे। ऐसी अपभ्रंश अकादमी का एक भी उद्घाटन कर रहे हैं। अब जैसे आपकी भावना है, वैसे हमने भी एक दिन बात रखी थी, तो सुधांशु जी ने कहा भी कि कोशिश करेंगे कि इसमें प्राकृत शब्द जुड़ जाए। और अगर उसमें प्राकृत शब्द ना जुड़ पा रहा हो, क्योंकि बाजू में भी एक प्राकृत अकादमी, प्राकृत भाषा भारती अकादमी करके अपने ही बंधुओं ने हाँ, इसी रोड पर, तो संभव है कि प्राकृत शब्द पहले जोड़ना थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन टैगलाइन तो हो ही सकती है। उसके ऊपर नीचे एक छोटी सी लाइन जोड़ी जाती है कि अपभ्रंश प्राकृत एवं प्राचीन भाषाओं के लिए काम करने वाली संस्था अपभ्रंश अकादमी। तो ये समझ लीजिए कि जो हिंदी अपन बोल रहे हैं, ये हिंदी की मां है अपभ्रंश, और अपभ्रंश की मां है प्राकृत। प्राचीन प्राकृतें परिवर्तित होती हुई अपभ्रंश रूप में आ गई। चूंकि साहित्यकारों ने उसे अलग से भी मान्यता देने की कोशिश की है कि एक अलग ही विधा है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अपभ्रंश का विकास कहिए या अपभ्रंश का भाषा का ह्रास कहिए, प्राकृत से हुआ है। शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि कहीं से अपभ्रंश हुआ है, वो प्राकृत से हुआ है।
प्राकृतें भगवान महावीर स्वामी, नेमिनाथ भगवान, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर की भाषाएं रही हैं, प्रकृति की भाषा रही है, और संस्कृत राजे रजवाड़ों की भाषा रही है। इसलिए प्राकृत और संस्कृत दोनों प्राचीन भाषाएं हैं। जन जन की भाषा प्राकृत है। आज भी देसी भाषा में अनेकों शब्द हैं जो प्राकृत के हैं, अपभ्रंश के हैं। लोग कहेंगे कौन जानता है, लेकिन हम तो जानते हैं। जो जो नमोकार मंत्र जानता है वो प्राकृत भाषा जानता है। आप इतनी गहराई में मत जाइए कि हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन नमो अरिहंताणम तो जानते हैं ना। वो प्राकृत का एक बहुत सुंदर मंत्र है। श्रवणबेलगोल गए, स्वामी जी बोले आपके सानिध्य में इंटरनेशनल प्राकृत संगोष्ठी रखना चाहते हैं, आप यहीं ठहरिए, आप रुकिए, चतुर्मास करिए। हमने कहा कि इतना समय नहीं है, वापस जाना है। गुरुवर उद्गम कुंजवन में विराजे हैं, तबीयत थोड़ी खराब है, हम लोगों को उनके चरणों में पहुंचना चाहिए। उनका बहुत आग्रह था कि अगर यहाँ विराजेंगे तो कम से कम 1000 विद्वान एकत्रित करके, विदेशों से विद्वान बुला के, और प्राकृत यूनिवर्सिटी का उद्घाटन और इंटरनेशनल प्राकृत कॉन्फ्रेंस। फिर से भी एक बार पत्र आया था, फिर प्रेम सुमन जी के हाथों भी एक पत्र भेजा था कि वो काम अभी भी अधूरा पड़ा है। प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, जन जन की भाषा है। संस्कृत तो संस्कृत है जो संस्कृत की गई, प्राकृत जन जन की भाषा है। और प्राकृत से अपभ्रंश का निर्माण हुआ, अपभ्रंश से हिंदी भाषा आई, गुजराती भाषा आई, पूरे देश में जो भाषाएं हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जबरदस्त महत्व रखती हैं। अधिकतम शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि जैसे देवनागरी लिपि, जैसे तमिल लिपि, जैसे कन्नड़ लिपि, जैसे गुरुमुखी, वैसे ही ब्राह्मी लिपि है। लेकिन ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन है और इन सब की माँ है। संघ में इस तरह का कुछ पुरुषार्थ किया गया कि प्राकृत भाषा भी प्रचलन में आए और ब्राह्मी लिपि भी। और पहली बार एक ग्रंथ का आकार देकर के लगभग 450 पेज का ग्रंथ तैयार किया गया, जिसमें एक तरफ प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में प्राकृत भाषा है और दूसरी तरफ टोटल ब्राह्मी लिपि में उसका वर्जन दिया गया है। शायद दुनिया की इकलौती पहली किताब होगी जो इस टाइप की जनता के सामने आएगी। सौभाग्य है कि आज इन चीज़ों को महत्व देने वाले विद्वान भी हैं। किसी ज़माने में एन उपाध्याय हुआ करते थे, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, कोठिया जी, पन्नालाल जी, और आज भी उस तरह की रुचि के विद्वान आगे आ रहे हैं। ये विद्वत संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र निश्चित रूप से कई सारी बातें निश्चित कर रहा है। जैसे कि पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार अशोक जी कह रहे थे कि ये अपभ्रंश अकादमी का नीचे वाला हिस्सा तो इस तरह की गतिविधियों के लिए है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो काफ़ी विस्तृत है, वहाँ IAS, IPS, RAS प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विद्यार्थीगण रहें और अभ्यास करें, अध्ययन करें, और सौभाग्य होगा उनका कि वो यहाँ आकर के अधिकारियों से मिलकर के यहाँ रहें और अशोक जी जैसे वरिष्ठ IAS का लाभ लें, तरक्की करें। जरूरी है। आज राजनीति में आप ऊपर की कुर्सी तक पहुंच सकते नहीं हैं, मुश्किल है। एक तो क्षमा वाणी के दिन हमने एक बात भी कह दी थी, थोड़ी बुरी लग जाती है हमारी बातें, हम क्या करें, कि कम से कम जहां आपके 50%, 55% जैन परिवार हो, वहां तो कोशिश करिए पार्षद बनने की। कहोगे राजनीति गंदी है, सबको पता है, लेकिन गंदगी की सफाई भी गंदगी में उतर करके ही की जा सकती। अब यहां मुझे जिम्मेदार लोग दिख रहे हैं कि वो जिम्मेदार, इतने जिम्मेदार लोग हैं कि अगर मुंह से निकल गया कि 1 साल में हम छात्रावास बालिकाओं के लिए खड़ा कर देंगे, तो 1 साल में वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
पूरा खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन उसकी फाइल्स तैयार हो जाएंगी, उसकी ज़मीन देख ली जाएगी, उसका कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। इसलिए अपन इस अपभ्रंश अकादमी, जिसकी 1988 में महावीर जी से स्थापना की, सच्ची बात है श्री क्षेत्र महावीर जी का समाज के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। वो सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, वो एक जीवंत संस्था है। जन जन के हृदय में महावीर बसते हैं और वो संस्था कुछ ना कुछ ऐसे उपक्रम करती रहती है कि जिससे जन जन को लाभ हो। अभी एक कुछ आयुष्मान योजना भी हैं, वो प्रारंभ की, फिर विद्यालय भी, फिर आयुर्वेद सेंटर भी, नेचुरोथेरेपी, और जीवंतता दिखना चाहिए जी। हम बहुत बार कहते हैं जहां एक मंदिर हो वहां एक पाठशाला भी होना चाहिए, और अगर आप सक्षम हैं तो एक पाठशाला के साथ एक अस्पताल भी होना चाहिए। हमारी जीवंतता, हमारी जीवटता बनी रहना चाहिए। ये हम जानते हैं देह और जीव भिन्न हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप कहोगे इतना सा करने से क्या होगा? चिरंजी लाल बगड़ा हैं, किसी ने पूछा कि तुम पशुओं के लिए, जानवरों के लिए लड़ते रहते हो, 4-6 जानवरों की जान बचा लोगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उनने जवाब दिया कि 4-6 जानवरों की जान बचाने से हमें और आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन 4 जानवरों को जरूर फर्क पड़ता है। कोई कहे कि संस्था खोल दी, संस्था में 4-6 लोग पढ़ने आएंगे, 10-20 बच्चे पढ़ने आएंगे, 4-6, इससे फर्क क्या पड़ेगा इतना पूरे देश में, दुनिया में एक छोटी सी चीज से? ध्यान रखना, दुनिया को फर्क पड़े ना पड़े, उन 20 विद्यार्थियों को फायदा जरूर होगा। अगर इस 20 स्टूडेंट्स आए IAS IPS के लिए, अगर आपके पास 10-20 छात्र भी आ गए और उसमें से 4-6 होनहार निकल गए ना, तो भी जैन धर्म की जय जयकार हो जाएगी। इसलिए हम जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करना ही चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। आज जो विद्वान बैठे हैं, इनने कहीं प्राकृत चेयर की सुरक्षा की है, कहीं प्राकृत के विकास के लिए काम किया है, कहीं विभाग को सुरक्षित रखा है, कहीं विभाग में जिन दर्शन को लगवाया है। लगता ऐसे है कि छोटी सी बात है, कहीं जैनाचार्यों का साहित्य रखवाया है, कहीं जैन चेयर स्थापित की है। लगता है ऐसे छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें कभी मील का पत्थर साबित हो जाती हैं। गणेश बर्डी ने जब विद्यालय खोले थे तो केवल 5 विद्यार्थी थे और 1 रुपया था, 1 रुपया था। 5 विद्यार्थी तो बाद में आए थे, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। बर्णी जी से किसी ने पूछा कि 1 रुपये से क्या हो जाएगा? 1 रुपये में तो 2 दिन का भोजन भी नहीं होता उस जमाने में भी। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया है और मैं हूं। सामने वाले ने कहा 1 रुपया और तुमसे क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 1 रुपया है और मैं हूं और मेरे साथ भगवान महावीर है। तुम सिर्फ 1 रुपया और मुझे ही क्यों देख रहे हो? मेरे साथ जो शक्ति है, मेरे साथ जो श्रद्धा है, उसे क्यों नहीं देख रहे? हमारे साथ भगवान महावीर हैं, तीर्थंकर हैं, आचार्य भगवंत हैं। निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी भाषा तरक्की करेगी, अपना एक मुकाम बनाएगी, अपना सम्मान पाएगी। सौभाग्यशालियों, अपभ्रंश के कवि रैधु, पुष्पदंत, स्वयंभू, जबरदस्त इनका साहित्य है। उस पर काम करने वाले बिरले विद्वान हुए, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से काम किया है। अपन भी काम करें और ऐसा काम करें। अभी कह रहे थे ना सोगाणी जी कि जिन लोगों ने बीज बोया वो ही आम खा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। मतलब यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बीज बोने वाला जिंदगी भर मेहनत करता करता चला जाता है, फिर कोई दूसरी पीढ़ी आती है, फिर कुछ काम चालू होता है, फिर जाकर के कहीं तीसरी पीढ़ी वाले उसका लाभ लेते हैं। लेकिन ये सौभाग्य है कि अपभ्रंश अकादमी जैसी संस्था
जिन लोगों ने कोशिश की थी वे एक अच्छे बड़े सारे भवन को सामने देख पा रहे हैं, उसकी गतिविधियों को देख पा रहे हैं। माने बीज भी बोया और आम भी। सुख तो इसी में है जी। गुरु का सुख इसमें है कि उसका शिष्य उसके सामने सक्षम, समझदार और प्रभावक हो जाए, साधनावान हो जाए। और पिता का सुख इसमें है कि उसका बेटा उसके सामने पांव पर खड़ा हो जाए, एक सक्षम भूमिका निभाने वाला हो जाए। और ज्ञानी अध्यक्ष का कहिए, ट्रस्टी का सुख इसमें होता है कि अगर कोई चीज़ को चालू करे और वो सक्सेस हो जाए, फल जाए, उसे लगता है कि देखो मैंने सपना देखा था, कोशिश की थी। निश्चित रूप से अच्छे काम हैं। मंगलाचरण भी जबरदस्त प्राकृत की कविता से, अपभ्रंश की कविता से हुआ। कौन कहता है कि प्राकृत और अपभ्रंश को गाया नहीं जाता है? कौन कहता है कि प्राकृत और अपभ्रंश को गाया नहीं जाता? यदि एक बार गाना आ गया तो भुलाया नहीं जाता। बड़ी सुंदर स्तुतियाँ बनती हैं, कई सारी स्तुतियाँ लिखने का अवसर हमको भी मिला। अपन सभी दिशा में काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ ऐसे मिलस्टोन बैठे हुए हैं, ऐसे मजबूत आधार स्तंभ हैं देश और समाज के, कि जिनने बहुत सारे काम किए हैं। नरेश जी हैं, शिखर जी हैं, सुधांशु जी हैं, पाटनी जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो फर्क पड़ता है। ध्यान में आया? मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है? यही कहेंगे लोग, बहुत अच्छा किया। मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो फर्क पड़ता है। किसी के लिए बेहतर किया और एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण होगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा। सम्मेश शिखर जी, गिरनार जी जैसे प्रसंग हमारे सामने हैं। बहुत ज़रूरी है जी जागने की, जीवंत रहने की। जो जीवंत रहेंगे, जागते रहेंगे, वो ही जिएंगे। सोता हुआ इंसान तो मुर्दा समझ लिया जाता है। क्योंकि मुनियों को आत्म साधना की बात करना चाहिए, उसी में डूबना चाहिए। टोडरमल स्मारक में हमने वो वाली बात अपनी रख दी, यहाँ आप लोगों के हिसाब की बात कह दी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की।